अमरनाथ वैष्णवी जी एक ऐसा नाम जिनके सजदे में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। अमरनाथ वैष्णवी जी एक ऐसा नाम जो अपनी मिट्टी के लाल होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, 24 अगस्त, जी हाँ, हमारे प्यारे लाला जी का जो है 98th बर्थ एनिवर्सरी है और उस दिन जो है एक इवेंट अभिनव थिएटर में है, जो राइटर्स क्लब है, वहां पे 10:30 बजे से शुरू होगा। मैं हमेशा से, जब से हम ये जो सीरीज है अमरनाथ वैष्णवी जी की ये शुरू कर रहे हैं, तब से हम आपको बोल रहे हैं कि वहां पे आइए, आने की शिरकत कीजिए और उनका आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कीजिए। और इसी कड़ी में द राइट न्यूज पूरा महीना जो है वो अमरनाथ वैष्णवी जी को डेडिकेट कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे अर्पण कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं वो हमें ऊपर से देख रहे होंगे और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे होंगे। इसी कड़ी में हम डिफरेंट पर्सनालिटीज से बात करते हैं जो उनके करीबी रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, उनके प्रिय रह चुके हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसी शख्सियत के मालिक थे, वो क्या सोच रखते थे, उनकी क्या विजन थी। इसी कड़ी में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो है हीरालाल भट्ट जी, जो उनके काफी करीब थे, उनके साथ बहुत काम कर चुके हैं और उनके प्रिय भी हैं। तो सबसे पहले तो हीरालाल जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। धन्यवाद हिमाग्नि जी। मैं सबसे पहले द राइट न्यूज जो ये चैनल है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी को चुना है जिनका कश्मीर में काफ़ी जो कंट्रीब्यूशन रहा है, खासकर अपनी कम्युनिटी का जो विकट परिस्थितियों में उनके लिए कार्य करने का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस के इस महीने को, अगस्त महीने को आपने डेडिकेट किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ द राइट न्यूज़ का। और बहुत ही बढ़िया है आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने का। वेलकम सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पहली मुलाकात आपकी उनसे कैसे हुई और आप उनके साथ कैसे जुड़े? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन मैं समय का ध्यान करते हुए थोड़ा संक्षिप्त में कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा। एक्चुअली कि मैं लगभग 1978 के आसपास एक समाजी जीवन के साथ जुड़ा हूँ। जब मेरा बहुत ही मैट्रिक ही एग्ज़ाम हो गया था, उसके तुरंत बाद हायर सेकेंडरी में। लेकिन 1981 में मैं डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मेरा दाखिला हो गया बीएससी प्रीवियस में। तो वहाँ मेरा संबंध जो है वहाँ विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़ गया और विवेकानंद केंद्र की एक्टिविटी और हिंदू यूथ फोरम की एक्टिविटी अनंतनाग में प्रखर रूप से चल रही थी, जिसके अग्रणी थे उस वक्त शहीद प्रेमनाथ जी भट्ट, एडवोकेट, एक काफ़ी लर्न्ड स्कॉलर थे, हरिलाल जी जद और बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, जिनमें अशोक जी पोतेदार, शाहिदलाल कोल, बंसलाल जार, बहुत एक टीम थी। तो जिनके प्रभाव में मैं आ गया और वहाँ से मेरा समाजी जीवन का विस्तार से कार्य शुरू हो गया। और डिग्री कॉलेज अनंतनाग में बीएससी प्रीवियस के बाद ही मेरा एडमिशन हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अल्दो यहाँ पर एक चीज़ भी है कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एकेडमिक करियर, बट अल्टीमेटली मुझे वहाँ ज्वाइन करना पड़ा। यहाँ पर एक कड़ी जुड़ती है कि जो हमारे जो वहाँ उस वक्त के अधिकारी थे, खासकर मैं प्रेमनाथ जी भट्ट का जिक्र करूँगा, वो जिनको मैं मेंटर मानता हूँ अपना समाजी जीवन में। तो जब मैं श्रीनगर गया, मैंने एक कमरा ले लिया हबकदल में एक जगह। तो भट्ट जी ने मुझे कहा कि जहाँ पर आपने रहना है तो प्लीज़ कम्युनिकेट मी दैट एड्रेस। तो मैंने दूसरे वहाँ अनंतनाग गया तो मैंने उनको बताया मैं फलानी जगह रहता हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने एक पत्र लिखा था वैष्णवी जी को। एक कार्यकर्ता की संभाल यहाँ पर एक समाज के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि वो अधिकारी जो हमारे थे, सीनियर्स थे, वो कैसे जो पौधा लगाते हैं ना और उसको कैसे जब तक वो वट वृक्ष बने उसको आहिस्ता आहिस्ता सींचते थे। तो उन्होंने उनको पत्र लिखा था कि एक एक्टिविस्ट, मेरा नाम लिखा था कि वो फलानी जगह रहते हैं। मुझे नहीं पता। एक दिन मैं कॉलेज गया था, वापस आया तो जो मेरे मकान मालिक थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको मिलने कोई जयकार आए थे। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया, जयकार आए। मैंने सोचा कोई साधु सन्यासी आया होगा, ये क्या मजाक कर रहे हैं। तो आई वॉज नॉट नोइंग कि जयकारा कौन है, क्या है। तो
उन्होंने कहा कि वो कल सुबह फिर आएंगे। तो हमने उनको बता दिया कि वो कितने बजे आते हैं, तो वो कल सुबह फिर आएंगे। कल दूसरे दिन मुझे थोड़ा बहुत जिज्ञासा रही कि कौन आने वाले हैं। तो मैंने देखा सुबह साइकिल लेकर के एक व्यक्ति टर्बन लगा करके, दस्तार जिसको हम कहते हैं, पगड़ी बांध करके, बड़े फर्स्ट क्लास सफेद कुर्ता पाजामा लगा कर, एक अच्छी पर्सनालिटी, तिलक लगाकर जी वो पहुंच गए। और उनके साथ और एक महानुभाव थे। उन्होंने मुझे मेरा पता किया और मैंने वेलकम किया कमरे में। वो आ गए तो फिर परिचय जब हो गया तो मुझे पता चला यही अमरनाथ जी वैष्णवी जी। अमरनाथ जी वैष्णवी और उनके साथ जो दूसरे महानुभाव थे, समाज के बहुत ही सब जानते हैं, शहीद टीकालाल जी टेपलो, ये दोनों आए थे। तो इन्होंने मुझे जो भट्ट जी ने उनको लिखा था, तो एकदम कार्यकर्ता पर फिर पकड़ रखी कि श्रीनगर आकर के कहीं आगे पीछे ना फिसले और कॉलेज जाना है, इसलिए कार्यकर्ता को बराबर बराबर संरक्षण भी देते रहे और उसको आगे समाज में काम करने का एक मौका भी दिया जी। क्योंकि अमरनाथ जी वैष्णवी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन दिनों संघ चालक थे, माननीय संघ चालक थे श्रीनगर में। तो मैं संघ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था बाल्यकाल से ही। तो उसी दिन से मेरा उनके साथ जुड़ाव हो गया, क्योंकि उधर शीतलनाथ की जो शाखा थी, शीतलनाथ शाखा में मैं रोज आता था। वहाँ उन दिनों एक डॉक्टर अश्विनी वांगनू, बालजी सिरो, सुशील जी वातल और राजेंद्र जोगी, रवि जोगी, ऐसी बहुत डॉक्टर अजय चोंगू भी आते थे, अश्विनी चोंगू, एक बहुत बड़ी टीम थी। तो इस टीम के साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला। तो तब से मैं अमरनाथ जी वैष्णवी, हमारा 14 वजीर बाग में कार्यालय था। अच्छा। तो वहां पर हमारी जो नियमित बैठक होती थी उसमें भी वैष्णवी जी रहते थे, टीकालाल जी टेपलो रहते थे। तो हमारा एक घनिष्ठ संबंध जुड़ गया। ये लगभग 82 की बात है, जब से आपकी उम्र क्या रही होगी तब? 82 में 20 साल, 20 years. I was only 20 years when I was there. तो 20 साल के जिस वक्त एज थी मेरी, वैष्णवी जी के साथ मेरा एक संपर्क रहा और संपर्क के साथ फिर घनिष्ठता बढ़ती गई। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो मस्त बैठते थे कार्यालय में। कई बार हमारी बैठक होती थी, कुछ होता था, कार्यक्रम होता था, तो बहुत शिविर होते थे, खीर भवानी में हमारे शिविर होते थे। तो वो जब बिल्कुल मगन होते थे, वो वंदे मातरम गाते थे। अच्छा। और उनके साथ, उस वंदे मातरम के साथ उनका इतना लगाव था कि वो एकदम मस्त हो जाते थे, मगन हो जाते थे। तो हम भी उस के उन गीतों में बड़े रुचि, बड़े अच्छे से गीत वो गाते थे उन दिनों। तो हमें भी मजा आता, क्योंकि छोटे थे, मुझे लगा भी था, तो हम भी उनके साथ जुड़ जाते थे। तो तब से ही वैष्णवी जी के साथ मेरा एक संबंध रहा। आपकी उम्र, अभी आपने कहा कि 20 साल थी उस वक्त, और धीरे धीरे आप उनके काफी करीब आ गए थे। तो उनका क्या ऐसा विजन था, उनकी क्या ऐसी खूबी थी जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग रखती थी? देखिए, क्या हुआ कि कश्मीर में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको हम आज के डेट में ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तब ये सनातन धर्म युवक सभा शीतलनाथ, ये ऑर्गेनाइजेशन सभी कश्मीरी पंडित समाज जो कश्मीर में था, क्योंकि हम माइनॉरिटी में थे, इसलिए विकट परिस्थिति में हमारे मसले कुछ अलग होते थे। हमारे मसाइल को वहां उस वक्त की सरकार जो थी, सरकारें हमारे अनुकूल कभी नहीं थी। तो वो जो मसले हमारे समाज के होते थे, उनसे जूझने के लिए एक प्लेटफॉर्म था ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस। ये ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस में बड़े कद्दावर पर्सनालिटीज उसके प्रेसिडेंट रहे थे जी। मैं मिसाल दे दूंगा, जस्टिस केलम, शिवनारायण फोतेदार, पंडित कश्यप बंधु, हरगोपाल कोल, ऐसे पर्सनालिटीज, ऐसे व्यक्तित्व जिनका बहुत बड़ा नाम है जी। तो एक समय ऐसा आया कि इस ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को लेकर के एक चर्चा हुई, और चर्चा इतनी हुई कि ये सिर्फ श्रीनगर के कुछ हलकों में नहीं हुई, बल्कि कुपवारा में, मैं साक्षी हूँ इन चीजों का, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला से, सोपोर से, अनंतनाग से, पुलवामा से, हर जगह चर्चा हुई। एक बड़ा नेटवर्क था सोशल एक्टिविस्ट्स का, जो कहीं संघ के साथ जुड़े थे, कहीं विवेकानंद केंद्र के माध्यम से काम कर रहे थे, अलग अलग माध्यम से काम कर रहे थे, लेकिन मूलतः सारे एक ही विचार के थे। तो उस वक्त पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी की एक छवि जो थी, वो एक स्वच्छ और एक ऑनेस्ट इंसान की छवि उभर करके सामने आई थी जी। इसलिए समाज में सभी चाहते थे कि ऐसा एक व्यक्तित्व ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट बने, जो कश्मीरी समाज का नेतृत्व करे।
इसके दौरान 86 में कश्मीर में राइट्स हो गए थे जी। वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे राइट्स हो गए जिसमें कहीं ना कहीं सरकार भी मुलव्वस थी। तो उस राइट्स में अनंतनाग काफी विक्टिम बना, और खासकर हमारे जो मंदिर है, धर्मशालाएं, वो डायरेक्ट अटैक में आ गई। मैं उसका स्वयं साक्षी रहा हूं, क्योंकि मैंने उसमें काफी काम किया। उस वक्त बहुत गाँव में घूमे हम। हमारा एक, जहां मैं रहता था त्राल से, तो वहां भी एक नेटवर्क अच्छा था। 8-10 गाँवों का मेरे साथ कार्यकर्ताओं की टीम थी, तो हम बड़े इसमें होशियार थे। तो 86 के इस राइट्स के बाद हम ढूंढ रहे थे कि अब नेतृत्व ऐसा हो कि जो हमारे समाज का संरक्षण ठीक ढंग से करे। जी। इसमें वैष्णवी जी का नाम सामने आया। सभी ने सर्वसम्मति से ये सोचा कि वैष्णवी जी को लाना चाहिए। हालांकि उस वक्त संगठन से पूछना था। ये संगठन, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में संघ चालक और विश्व हिंदू परिषद के साथ भी जुड़े हुए थे। जम्मू में उनसे मिलने आया था। उन दोनों जम्मू कार्यालय में शिव मंदिर के नीचे कमरे में रहते थे। तो उनको संगठन से बात करके उनको फ्री किया गया, और फिर इलेक्शन हो गए। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के चुनाव होते थे बाकायदा, और चुनाव में सर्वसम्मति के साथ जो नेता चुने गए वो अमरनाथ जी वैष्णवी। इसलिए अमरनाथ जी वैष्णवी पर लोगों ने अपना विश्वास प्रकट किया कि अमरनाथ जी वैष्णवी एक ऐसे छवि के व्यक्तित्व है जो वाकई में कश्मीरी पंडित समाज का नेतृत्व विकट परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो तब से अमरनाथ जी वैष्णवी। यहाँ पर मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि जब वो 87 में चुन के ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस में आए, तो एक भ्रम भी हमारे समाज में कहीं लोगों में ये है, क्लैरिटी नहीं है। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा स्वरूप था कि हर जिले से नुमाइंदगी आती थी, उसमें रिप्रेजेंटेशन आती थी। तो हर जिले से एक वाइस प्रेसिडेंट और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर लेते थे। यानी टोटलिटी में इस ऑर्गेनाइजेशन का था कि एक फैलाव था। और मैं हैरान हो गया जब मारतंड एक पेपर निकलता था। मारतंड पेपर में, और एक जनरल सेक्रेटरी महामंत्री थे उस ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के, उनका नाम था डीपी कौल साहब, दुर्गा प्रसाद कौल। वो एक तपस्वी व्यक्ति थे, वैष्णवी जी की तरह ही वो भी उसी विचार से थे, एक तपस्वी व्यक्ति थे। तो दुर्गा प्रसाद कौल का मुझे पत्र आया, मेरे पास वो सारे मौजूद है पत्र। तो उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाते नियुक्त किया था कि आप आज से ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे। मैं खुद भी हैरान हो गया कि मैं, अपने इलाके में बड़े दिग्गज लोग हैं, तो मेरी बारी कहाँ आ गई। मेरे मेंटर थे शहीद पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, मैं उनके पास गया, ये क्या है। तो मुझे आज भी स्मरण है कि उन्होंने मुझे कहा, नहीं बेटा, आगे जवानों को भी तो चलाना, आगे समाज कौन संभालेगा। यानी वो उस वक्त के जो नेतृत्व है वो युवा पीढ़ी को आगे लेने के लिए एक रास्ता निकालते थे। तो तब से जाकर के मैं 1987 से ही मैं ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस का उस दिन से एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जब से अमरनाथ जी वैष्णवी प्रेसिडेंट। इसलिए उसके बाद जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स चला, चाहे कश्मीर में चला या कश्मीर के बाद पलायन में चला, उनके वैष्णवी जी के साथ साथ ही रहा मैं। ये एक दौर था। खासकर एक दो जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। 1988 में जब 86 के राइट्स हुए थे, तो हम सबको लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ होने वाला है। जो विजनरी लोग थे वो समझते थे कि शायद हमें यहाँ से कहीं ना कहीं पलायन करना पड़े। हालात ऐसे बनते थे, खासकर जो ये जिन भट्ट साहब का मैंने जिक्र किया, प्रेमनाथ जी भट्ट का, वो बहुत उच्च कोटि के राइटर भी थे। तो उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे थे। अच्छा। उन आर्टिकल्स में एक लिखा था कि कश्मीर ऑन क्रॉस रोड्स। तो केपी कम्युनिटी इन द गैस चैम्बर्स ऑफ सेकुलरिज्म, ऐसे कुछ आर्टिकल आए। तो उनमें उन्होंने क्लियर लिखा था कि यहाँ पर हालात जो अफगानिस्तान में तालिबान के हुए, उनका असर जम्मू कश्मीर में क्या होगा और हमारे साथ क्या घटेगा, बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए वहां पर जो हमारे धर्मस्थल थे, मंदिर थे, जितनी प्रॉपर्टी थी मंदिरों की, तो एक इन्वेंट्री बनाई जा रही थी कि हर एक अपने अपने मंदिर का, उसकी के साथ प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है, वो उसकी एक डिटेल बनाओ। तो ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने 1988 में 1988 में ऐसा एक शुरू किया, और हमने पूरे कश्मीर में जो नेटवर्क था उसके माध्यम से तमाम मंदिरों की एक जो डिटेल है वो कंपाइल की थी कहीं, कि ये जानकर कि कहीं अगर भगवान न करे यहाँ कुछ हो गया तो हमारे पास एक डेटा रहे कि ये चीजें धरोहर हमारी
थी। ये 88 में ऐसे, बाकी वहाँ के जो खासकर मुझे याद है जन्माष्टमी के जो जुलूस निकलता था हब गदल में, इमरा गदल में, सारे एरिया में, उसमें सामने होते थे टीकालाल जी टेपलो, अमरनाथ जी वैष्णवी और श्रीनगर के जो सारे युवा कार्यकर्ता थे वो। तो बहुत ही अच्छा एक, फिर शीतलनाथ में आकर के उस जुलूस का फिर विसर्जन होता था, वहाँ पर कार्यक्रम होते थे। तो मैं भी इस रंग में रंग गया था वहाँ, तो इसलिए वैष्णवी जी के साथ तब से मेरा रहा। तो वैष्णवी जी के घर में आपका आना जाना भी काफी रहा होगा, तो वो जो उनका व्यक्तित्व घर में था और जो बाहर था वो सेम था कि घर में वो अलग शख्सियत रखते थे और बाहर अलग शख्सियत रखते थे? ऐसा कुछ नहीं था। ये एक जो समाजी जीवन में होता है, मैं एक मिसाल दूंगा, जो फौजी होता है ना, घर में बेचारा बड़ा परिवार के साथ, जब वो बॉर्डर पर खड़ा होता है ना, तो वो गन ताने, घर में अगर उसको चाकू से जख्म लगेगा तो वो चिल्लाता है जी। लेकिन जब वो बॉर्डर पर होता तो गोलियां चले, जो भी हो जाए, वो डरता नहीं। ऐसा एक कैरेक्टर वैष्णवी जी में भी था। यही मेरा सवाल था, ऐसा कैरेक्टर वैष्णवी जी का भी था। घर में साधारण सिंपल, कोई चिंता नहीं, बैठे, बहुत ही फादरली ट्रीटमेंट नहीं, चाय पी लो, गाना, अभी मस्ती में यही वंदे मातरम की जो मैं बड़े मतलब देशभक्ति गीत गाते थे। लेकिन जब वही वैष्णवी जी स्टेज पर आते थे, जब समाज का कोई इश्यू होता था, तो वहाँ वो एक रुद्र रूप जो होता ना, एकदम गरजते थे। फिर तो उनका वो जय घोष, कल जो आपके इस चैनल पर कंगन जी भी थे, मेरे खास मित्र है, वो भी बोल रहे थे, उनका जय घोष जो था जयकारा, तो लोग हर हर महादेव, ये जयकारा का, तभी उनका नाम भी जयकारा पड़ा। श्रीनगर में मैक्सिमम लोग उनको जयकारा नाम से ही जानते थे। तो अमरनाथ जी वैष्णवी प्रमुख था, उसके बाद ही सबको पता चला था। आम लोगों का ये था, श्रीनगर में जितने मित्र थे जयकारा आए, चलते थे साइकिल पर तो लोग कहते थे जयकारा जा रहे हैं। इसलिए एक पर्सनैलिटी जो होती है वो घर में भी साधारण, लेकिन जब जहाँ पर डिलीवर करना होता है तो वहां पर जो नेतृत्व की कुशलता होती है उसके हिसाब से डिलीवर करते थे। अब चाहे उस वक्त की पॉलिटिकल पोजीशन क्या थी क्या नहीं थी, उसके हिसाब से वो डिलीवर करते थे। वॉज अ ग्रेट विजनरी पर्सन फॉर दैट मैटर। बट साहब, आपका एक किस्सा हमने सुना है कि जब मुशर्रफ यहाँ आए थे तो आप और बहुत सारे और नेता और खासकर अमरनाथ जी उन्हें रोकने के लिए दिल्ली गए थे, तो उस बीच कोई मजेदार एक किस्सा हुआ था, वो क्या था? एक्चुअली क्या हुआ कि मुशर्रफ का जब वो इंडो पैक थोड़ा बहुत चल रहा था कि आपस में हालात को थोड़ा सुधारे, वो आगरा का समिट भी हो गया था, अटल जी वहां भी गए थे, फिर मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उससे पहले भी हमने ऑपरेशन टोपैक ये पढ़ा था। तो उसमें क्या हुआ कि हमने सुना वो आ रहे हैं दिल्ली, हालांकि वो हमारी कंट्री की तरफ से वो भी स्टेट गेस्ट थे, वो एक मुल्क के, एक देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारी जो पीड़ा थी उनके कारण ही थी जी। तो इसलिए हमने क्या किया काम, हम ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के से एक जत्था वहां के लिए रवाना हो गए जी। हम ट्रेन में बैठे, वैष्णवी जी हमारे साथ थे, एक बड़ी टीम थी, मैं नाम सभी का नहीं लूंगा, कंगन जी भी थे साथ में, एक बड़ी टीम थी। हीरालाल जी चत्ता ने यहाँ की कमान संभाली। चत्ता जी, यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा खासकर हीरालाल जी चत्ता, स्वर्गीय हीरालाल जी चत्ता, और हमारे इस टीम में अभी भी परमात्मा ने एक व्यक्ति, उनको भगवान लंबी आयु दे, मोतीलाल जी मल्ला जी। तो मोतीलाल जी मल्ला दिल्ली में थे, तो चत्ता जी यहाँ थे। हम जब निकले ट्रेन से तो पीछे चत्ता जी ने किसी अपने प्रेस वाला आया था तो उसको बयान दे दिया कि बहुत सारे लोग निकल गए, 3 गाड़ियां और जा रही है। अच्छा। तो चत्ता जी मशहूर थे लीडरशिप में, सनसनी क्रिएट करने में बड़े मशहूर थे। तो इतने में क्या हुआ, हम अंबाला के आसपास जब निकल गए तो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारे पीछे लग गया। तो हमें पता चला कि इंटेलिजेंस जो है वो ढूंढ रहे हैं पगड़ी वाला बंदा। तो हमने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बंदे आगे पीछे रखे थे, कहीं कुछ घटना ना हो। अमरनाथ जी को ढूंढ रहे थे। वो अमरनाथ जी, पगड़ी वाला बंदा यही था, वो पगड़ी वाला बंदा है जी, वो धरना देने जा रहे हैं। तो जब हमें ये पता चला वैष्णवी जी को ढूंढ रहे हैं और पहचान पगड़ी है, तो हमने वैष्णवी जी को बता दिया ऐसा मसला है। तो हमने उससे, हालांकि वो बड़े हिम्मत वाले थे, लेकिन हमने उससे इस वक्त की मतलब नजाकत है, तो
पगड़ी उसको बोला कि आप इसको ब्रीफ केस में वो उतार करके तह करके ब्रीफ केस में डाल दी, बंद कर दिया जी। वैष्णव जी ऐसे बैठ गए, एक हैट थी कहीं उसके पास, वो निकाल करके लगा दी ऊपर सर। अब वो पगड़ी वाला बंदा ढूंढे, लेकिन वो पगड़ी वाला कोई है नहीं। जब तक हम दिल्ली स्टेशन पर भी पहुंचे, दिल्ली स्टेशन से उतरे नीचे, तो हमारे जो दिल्ली के फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता थे, उनमें उन दिनों मल्ला साहब, मोतीलाल जी मल्ला भी दिल्ली में थे इत्तेफाक से, और अजय भारती जी जो अभी एमएलसी रहे और आजकल भाजपा के वो कोर ग्रुप के मेंबर भी है, स्पोक्स पर्सन भी है, तो ये भी वहां पर थे। ये दोनों हमें रिसीव करने आए और दोनों ने हमें इस तरीके से वहां से निकाला कि हमें पता नहीं चला, ना पुलिस को पता चला ये कहाँ गए जी। और हम हिंदू महासभा में गए। हिंदू महासभा जब पहुंचे तो परेशान हो गए सिक्योरिटी वाले, ये कहाँ गए, तो सिक्योरिटी ने हमें घेरा डाल दिया, अंदर आ गए, इसका लीड कौन कर रहा है। तो हमने वैष्णव जी का नाम किसी ने नहीं बताया, तो कंगन जी और मैं सामने थे, हमने बताया हम कर रहे हैं। कंगन जी उस वक्त हमारी, कंगन जी का बड़ा अच्छा रोल रहता है हमेशा, वो खाने पीने का प्रबंध करने गए, इतनी देर में सामने मैं फंस गया, मैंने कहा हाँ जी बताइए क्या करना। तो उन्होंने घेरा डाल दिया कि कल ये जंतर मंत्र तक ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने घेरा डाल दिया। लेकिन हमने जंतर मंत्र पहुंचना था। दूसरे दिन सवेरे वहां जो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने हमें कोई खुफिया रास्ता बताया, और अजय भारती जी उसके बड़े जानकार थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट हो गया, तो उन्होंने कहा इस खुफिया रास्ते से आप निकल जाइए। मुझे याद है वो उसके बैक लॉन से गुजर रहा था, वो गटर टाइप था, कोई बहुत गहरी खाई टाइप, उसके नीचे से हम लगभग मेरे ख्याल में आधा पौना किलोमीटर वहां से निकले और बाहर निकले कहीं। अच्छा, वहां से निकल करके उन्होंने गाड़ियां रखी थी, तो हम जंतर मंत्र पहुंचे। जंतर मंत्र पर हम धरना दे रहे थे, तो ये जो वहां पर घेराव लगा था, तो इंटेलिजेंस को पता चला कि ये धरना दे रहे हैं। उन्होंने उनको फोन किया, आप किसकी रखवाली कर रहे हो, वो तो यहाँ पर बैठे। तो बेचारे टेंशन में आ गए, वो वहां पहुंच गए। वो घटना ऐसी हो गई कि जो उनका ऑफिसर था दिल्ली पुलिस का, वो बार बार पूछे, भाई साहब आप इतना तो बताओ आप आए कैसे। उसके लिए बेचारे को एक बड़ा क्वेश्चन रहा। तो मैंने भी मजाक में कहा कि हम ब्राह्मण लोग हैं, कश्मीरी पंडित है, मंत्र पढ़ते हैं तो गायब हो जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, और बड़ा मजाक लिया उनका। तो वो बड़े परेशान रहे। लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, जो आज की पीढ़ी को बहुत जरूरी है, ये एक मैसेज है, हर एक घटना एक मैसेज है। डॉक्टर अग्निशेखर जो पन्नू कश्मीर के उस वक्त चेयरमैन थे, उनको भी उसमें जो उनके लिए मुशर्रफ का डिनर था, तो उसमें भी एक गेस्ट के नाते उनको भी बुलाया जी। तो हम धरने पर थे, तो अग्निशेखर जी उधर ही आए। अग्निशेखर जी आए, और वैष्णव जी चूंकि हमारे समाज के कद्दावर नेता थे, फादरली फिगर थे, और अग्निशेखर जी ने उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद मांगा। वैष्णव जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। और ये कितना अच्छा सिस्टम था कि वैष्णव जी कितने बड़े नेता, अग्निशेखर युवा नेता जी, और वो उसके पैर छूता है, वो उसको आशीर्वाद दे रहा है, और जाकर के उधर, यानी एक अच्छा वातावरण जिसको मैं कहूंगा कि बड़े और छोटे के बीच में समन्वय होना चाहिए, लिहाज होना चाहिए, ये चीजें कहीं ना कहीं दिख रही थी। मैं उस घटना में वहीं पर था, तो इसलिए मुझे इन चीजों का अनुभव भी है कि समाज में कैसे चीजें होनी चाहिए थी। मुझे लगता है आजकल यही चीजें हम थोड़ा लैग करते हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो बीच में एक बात रह गई जो इम्पोर्टेंट थी, खासकर जब माइग्रेशन हो गई हमारी। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट माइग्रेशन, जो हमारे आजकल चाहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर लीजिए, कह लीजिए आप, या कुछ भी हो, हमारे इस तकलीफ को, इस जेनोसाइड को, जो हमारी जलावतनी हो गई, जो हमें टारगेट कर लिया गया, इसको ऐसा एक सरल लफ्ज दिया गया, माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है कि अगर आप नेचुरल कैलेमिटी के शिकार बनते हैं जी, भूचाल आ गया, वहां पर हमारे मकान तहस नहस हो गए, हमने माइग्रेशन की जी, या बहुत बड़ा अर्थक्वेक, यही भूचालिया, फ्लड आ गया, डेवास्टेशन हो गई फ्लड से, और हमने माइग्रेशन। हमारा माइग्रेशन नहीं था, हम जेनोसाइड के विक्टिम थे जी, हमारे साथ नरसंहार हो गया जी। तो उस नरसंहार के कारण हम यहाँ आए। उसके बाद 1990 में एक बहुत बड़ा रोल, 1990 में 13, 14 और 15 जुलाई
कश्मीरी पंडितों की एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो गया महाजन भवन में। ये ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान के तहत ही हो गया, जिसके प्रेसिडेंट अमरनाथ जी वैष्णवी। उस वक्त पूरा मीडिया और पूरे लोग ही समझते थे कि क्योंकि कश्मीर में 1990 में अभी जो लोग मर रहे थे, जो जिन पंडितों पर नरसंहार हो गया, उनकी चिताओं का अभी धुआं ही उठ रहा था, तो लोगों को लग रहा था अभी कभी कश्मीर का नाम नहीं लेंगे जी। लेकिन उस 3 दिवसीय कन्वेंशन में जो सामने फिर रेजोल्यूशन आया, वो रेजोल्यूशन था कि वो रिक्लेम कश्मीर, हमने फिर कश्मीर पर अपना क्लेम जताया और हमने कहा कि जब तक कश्मीर हम पुनः वापस जाएंगे तब तक आप हमें क्वासी परमानेंट सेटलमेंट दे दो जी। उस क्वासी परमानेंट सेटलमेंट में हमारा एक विजन था उस वक्त, पॉलिटिकल विजन, कि आप उधमपुर और जो बटवुत है ये ज्योग्राफिकली क्लाइमेटिकली हमें शूट करता है, तो यही एक एरिया चुनो जहां पर हमें कंसंट्रेटेड आप कहीं टेम्पररी बसाओ तब तक जब तक कश्मीर फिर हालात सुधर जाएंगे और हम वापस जा सकें। ये विजन था उस वक्त। मुझे आज भी स्मरण है कि ये जब 3 दिवसीय कन्वेंशन खत्म हो गया, उसके बाद पूरे देश का जो मीडिया है और बीबीसी, लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, हर जगह ये फ्रंट न्यूज थी, पहली न्यूज थी कि कश्मीरी पंडित समाज ने रिक्लेम कर दिया कश्मीर। दिस वाज द विजन। हमने कभी हार नहीं मानी जब लोगों में ये बात चलती है ना कहीं बार के वापस नहीं जाना। इट वाज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के हालात ऐसे दोबारा क्रिएट नहीं किए गए और हमारा एक विजन जो होना चाहे तो उस विजन के हिसाब से हमारा जो रिहेबिलिटेशन है वो अभी उस पर बात नहीं हो रही है, हो जाएगी। वी आर होपफुल, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर दैट, लेकिन पास्ट में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमारा कहीं विजन काम नहीं था। उसके बाद दूसरी घटना हो गई 1991 में। 1991 में जो घटना हो गई, एक रेजोल्यूशन आया, वो आया जिसका नाम है, मतलब चीजें जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी की सारी बातें सामने होनी चाहिए। बात आई सामने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन, जिसको हम मतलब पन कश्मीर के नाम से कहते हैं कि सेपरेट होमलैंड फॉर कश्मीर। दिस वाज अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। यानी कंटिन्यूअसली एक चीज चली और 1992 में अगस्त महीने में ही 2 दिवसीय फिर कन्वेंशन हो गया। वो हो गया डोगरा हॉल में। अच्छा। साथ में उसके वो जानकी उद्यान, उस पार्क को कहते, पहले जनाना पार्क कहते थे। उस कन्वेंशन में मुझे जिम्मेवारी थी एज प्रोटोकॉल इंचार्ज, जो भी वीआईपी आता था उसको रिसीव करना और कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंचाना। उस कॉन्फ्रेंस में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश के जो उच्च कोटि के विचारक और नेता है वो आए, खासकर एडिटर प्रताप के नरेंद्र, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है भारत की आजादी में। अटल बिहारी वाजपेयी, सब उसका नाम लेते ही पता चलता है व्यक्तित्व क्या था। और हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट मनोहर लाल जी, इतने बड़े व्यक्तित्व, तीनों को रिसीव किया, तीनों पहुंच गए। और इस 2 दिवसीय कन्वेंशन में, कॉन्फ्रेंस में जो रेजोल्यूशन सामने आया वो दोबारा यही आया कि हमें क्वासी परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। उसके साथ और भी बातें आई, ट्रेडर्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, लेकिन ये पर्टिकुलरली आया। और 2000 में कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बुलाई अमरनाथ जी वैष्णवी ने, जिसमें हमारे जितने भी सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वो सारे रहे। उस कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का जो वेल ऑफ द हाउस होता है, तो उसमें मैंने एक जनरल सेक्रेटरी के नाते काम किया। जितने स्पीकर्स आ रहे थे, वहां लिस्ट आ रहा है, वहां से हम स्पीकर को क्लियर करके आगे देते थे। वैष्णवी जी बाज़ाब्ता बेल लेकर के, जैसे अध्यक्ष होते हैं असेंबली में, ऐसे वो कमान संभाले हुए थे। उसमें भी हर एक जो हमारी सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सारे थे, और उसमें भी रेजोल्यूशन आया फिर सेपरेट कश्यप स्टेट। कश्यप स्टेट का नाम आया, कश्यप मतलब कश्यप ऋषि के नाम से हमारी जगह। यानी कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चला कि जो प्लूरिस्टिक कंसेप्ट ऑफ लिविंग था वो हमारे कारण नहीं हुआ, बल्कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के कारण हमें निकाला गया। इट वाज देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट अस, बट दे फेल्ड। तो इसलिए
अब अगर हमारा दोबारा कहीं वहां रिहेबिलिटेशन हो तो वो उसका विजन कैसा हो कि एक जगह पर हमें एक कंसंट्रेटेड एरिया में बसाया जाए, उस तरीके से बचाया जाए जहां हमारा फिर रिफॉल्वमेंट ना हो, फिर दोबारा हम किसी यासीन मलिक और किसी बेटा कराटे के विक्टिम ना बन सके। ये लगभग कम्युनिटी का ओवरऑल आहिस्ता 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 अगर आप स्टडी करोगे हर जगह ऐसी बात सामने आई। तो उसमें वैष्णवी जी का खासकर एक योगदान रहा, कंटिन्यूअसली योगदान रहा। There is a lot to tell about अमरनाथ जी। बट साहब मैं वही बोलने वाली थी कि आपके पास इतनी कहानियां हैं, इतनी स्टोरीज है वैष्णवी जी के लिए बताने के लिए कि अगर हम पूरा इंटरव्यू पूरा दिन बात करते रहे तो चलता जाएगा। Yes, definitely. पर समय की क्योंकि कमी होती है। मगर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है माइग्रेशन का। जो हमारे बच्चे थे, जो कश्मीरी पंडित के बच्चे थे, उनका जो कोटा उन्होंने वैष्णवी जी ने, अमरनाथ वैष्णवी जी ने रखा था, उनकी जो दूरदर्शिता है, इसका जो इससे पता चलता है कि वो कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने जो कश्मीरी पंडित बच्चे हैं उनके लिए एक माइग्रेंट कोटा रखा था। उसकी सिलसिले में आप और वैष्णवी जी ठाकरे साहब से भी मिलने गए थे। तो मुझे बताइए कि वो कैसी मुलाकात रही, वो कैसे संभव हुआ और वो कैसा माहौल था जब दो वेटरन नेता आमने सामने रहे। हिमाग्नि जी, बेसिकली जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज क्लियर है, वो ये है कि कश्मीरी पंडित समाज के पास जो कुछ था वो चीज सिर्फ शिक्षा, एजुकेशन। बिल्कुल। कश्मीर में भी हमें इसी एक पहचान तभी मिली थी कि ये इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, दूरदर्शी है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन थी। हमने कंप्रोमाइज कभी भी नहीं किया एजुकेशन के साथ। पलायन के बाद अगर हमने सर्वाइवल किया तो वो भी एक एजुकेशन ही फैक्टर था। चाहे हमें कहीं थोड़ी सी मतलब एक बहुत टैलेंट होने के बावजूद भी किसी दुकानदार के पास भी हिसाब लिखना पड़ा सर्वाइवल के लिए, कर लिया, लेकिन मेहनत और मजदूरी करके हमने 4 पैसे कमाए। और उसके बाद हमारा फोकस क्या रहा इस जनरेशन का कि अब जो नई पीढ़ी आने वाली है उनको हम चाहे एक ही फुल्का खाए, ऐसे परिवार रहे, लेकिन उनकी एजुकेशन पर कंप्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल। हमें क्या हुआ कि वो पलायन हो गया है, एक्सोडस हो गया। मैं माइग्रेशन लफ्ज कभी इस्तेमाल करता नहीं हूँ, ये बहुत लाइट होता है। तो ये जो बच्चे वहां बीए बीएससी कर रहे थे उनको गैप लग गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी कश्मीर में थी, कोई रास्ता नहीं था। तो एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में वैष्णवी जी सामने रहे। हालांकि यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा कि उसमें बहुत अच्छा रोल रहा विजय बकाया जी का भी, जो उस वक्त डिविजनल कमिश्नर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल किया। और बाकी सभी लोगों ने, हमारे जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत बढ़िया रोल किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो यहाँ कार्यकर्ता थे उन्होंने, सबने एक फोकस किया कि एजुकेशन मिलनी चाहिए। बड़े आंदोलन चले और बड़े आंदोलन के बाद हमने फाइनली क्या किया कि वी गॉट कि यहाँ पर एक इवनिंग क्लासेस शुरू हो गई और यूनिवर्सिटी कैंपस ऐसा हो गया कि जिसको जहाँ से बच्चों का जो एग्जामिनेशन टाइम पर हो जाए और उनकी क्वालिफिकेशंस ठीक ढंग से हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था, जो ये 12th के बाद बच्चे मेरिटोरियस बच्चे निकलते, उनके लिए कोई एग्जिट नहीं। अब वो एमबीबीएस जाए, इंजीनियरिंग जाए, डिप्लोमा जाए, लेकिन वो कॉलेज कैसे जाए, कहाँ जाए? जेएंड के स्टेट में इतना एजुकेशन हब तो था ही नहीं, इतने इंस्टीट्यूशंस थे नहीं। तो हम इस पर काम करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों ने काम किया। व्यक्तिगत में मुझे कई लोग मिलते हैं, जब उनसे बात करता हूं तो रिसेंटली मुझे एक IK रैना करके एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है, उनसे बात हुई तो इतनी फाइल मैंने उनके घर में देखी जब उन्होंने पुणे में किसी कॉलेज में बच्चों के एडमिशन के लिए प्रयास किया। यानी सब ने किया, लेकिन वो एक छोटे लिमिटेड एरिया तक था। 1994 में जब ये हालात बिगड़ते गए, कोई रास्ता नहीं मिला, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ प्रांत प्रचारक जी थे, उन्होंने मुझे और वैष्णवी जी को बुलाया और हमें बताया कि आप मुंबई जाइए। ये वेल कोऑर्डिनेटेड थे। इसमें उल्लेखनीय है 2-3 नाम, खासकर विवेकानंद केंद्र के जी वासुदेव, वो जनरल सेक्रेटरी थे विवेकानंद केंद्र के, जो कन्याकुमारी में उनका हेडक्वार्टर था। उनको चिंता रहती थी, वो भी अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे।
आदरणीय जगमोहन राज्यपाल जो रहे वहां पर जी। वो चिंतित थे। और सबसे बड़ा अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो स्वर्गीय केदारनाथ जी साहनी का। केदारनाथ जी साहनी ऐसे एक व्यक्तित्व थे जिनको लग रहा था कि जो मेरी पीड़ा है उनको वो दिल से लग रही थी, ये इन समाज, क्योंकि वो हमारे समाज के लोगों के साथ उठा बैठा था। तो ये सब सूत्रधार बने जी, संघ को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, सारे सब सूत्रधार बने। फाइनली हमारा विजिट तय हुआ, वैष्णवी जी के साथ मुझे भेज दिया गया। हम 2 लोग गए, मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई में हमारे रहने की व्यवस्था, सेंट्रल नाज कार्यालय था एक संघ का, वहीं थी और हमारी व्यवस्था सारी की हुई थी। वहां पर क्योंकि एक परेश भट्ट करके एक व्यक्तित्व था और एक विमल केडिया, वो मुंबई के संघ के वहां महामंत्री थे, उनको कार्यवाह कहते हैं संघ की टर्मिनोलॉजी, वो हमारे कोऑर्डिनेशन में रहे। और उनके माध्यम से फिर उन्होंने कहा कि यहाँ इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा नाम है, कश्मीरी पंडित एक था, आरसी शिवपुरी साहब, तो इंडियन एक्सप्रेस नरीमान पॉइंट पर था, तो वहां पर उनसे भी मिलने गए। तो एक फिर मोती कौल जी मिलने आए, वहां से बहुत सारे लोग मिलने आए। तो एक माहौल बनाया ऐसा कि हमें सीधे वहां की गवर्नमेंट के साथ बात हो जाए। हुकूमत शरद पवार जी की थी और हमारी तय हो गई। वहां सबसे ज्यादा हमारा जो सपोर्ट किया वो था गोपीनाथ जी मुंडे। अच्छा। गोपीनाथ मुंडे उससे पहले उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। ओके। और खुशबू अडवाणी थे, वो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये 2 हमारे साथ रहे, इन्होंने हमें सपोर्ट दे दिया। हमारी तय हो गई मीटिंग, संसद में ही हमारी मीटिंग तय हो गई वहां के मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। मुझे वो घटना याद है, हम जब वहां पहुंचे तो वहां पर एक मजेदार घटना है, अगर टाइम हो तो मैं थोड़ा सा उसको बता दूं जी। मुझे इसने गोपीनाथ मुंडे जी ने फोन करके बताया कि आप संसद के सामने खड़े रहोगे फलानी पॉइंट पर, तो मैं पास भेज दूंगा आपको। अच्छा। तो वो बंदा कैसे आइडेंटिफाई करे जी। तो मैंने कहा सरल है, पगड़ी लगा करके जो बंदा है, तो हम 2 ही होंगे वहां, बुजुर्ग इंसान जो पगड़ी लगा कर है, तो वो ओके। तो जब हम सुबह निकले तो वैष्णवी जी ने अपने कपड़े वपड़े लगा दिए सारा, तो उसने हैट निकाली, तो कहा आज मैं हैट लगाता हूँ। मैंने कहा कि महाराज मैंने एड्रेस दे दिया और उनको बोला कि आप पगड़ी लगा के होंगे, हमें एड्रेस पास ही नहीं मिलेगा। तो कह रहा आज मुझे शौक हो गया था, आज भी तूने मुझे रोक लिया। बहुत मजा आता था उनके साथ बात करने में। तो उन्होंने फिर पगड़ी वगड़ी बांधी, वहां पहुंच गए, हमारी मीटिंग हो गई। मीटिंग खैर लंबा कसा है, हमने अपना तर्क दे दिया कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ महाराष्ट्र ये फाइनेंशियल पिलर ऑफ द कंट्री है और वहाँ के एजुकेशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बाकी सारा है, मेडिकल है, एमबीए के लिए है, तो एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। आप अपने इंस्टीट्यूशंस में हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ थोड़ा बहुत रिजर्वेशन कर दीजिए जी। मुझे आज भी याद है कि पवार जी को किसी मीटिंग में जाना था, उसने अपने इस एजुकेशन मिनिस्टर को बोला कि आप इनकी बात पूरी सुन के मुझे रिपोर्ट कर लीजिए। वो बैठे रहे। सलीम ज़कारिया था एजुकेशन मिनिस्टर। सलीम ज़कारिया ने जब बात चली, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा कि आई विल सी इन द एनआरआई कोटा जी। ये मान लो स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको क्या हो गया, या उनकी मानसिकता ही ऐसी रही कांग्रेस। तो मुझे वो याद है, मैंने उतना रुद्र रूप कभी वैष्णवी जी का नहीं देखा। वैष्णवी जी ने अपना ये पगड़ी उठा करके टेबल पर रख दी और उसने शब्द प्रयोग किया कि मैं अपने होनहार बच्चों के लिए, उनकी भविष्य के लिए आपसे भीख मांग रहा हूं। मैं इसी देश का रहने वाला हूं, मैं एनआरआई नहीं। बिल्कुल। उसको बहुत गुस्सा, क्योंकि वैष्णवी जी क्या सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी होते हैं, वो तो उनमें सबसे पहले राष्ट्रभक्ति होती है। अगर उसके राष्ट्रभक्ति पर कोई चैलेंज करे तो उस बंदे को आग से लगती है। तो वही आग वैष्णवी जी ने वहां प्रकट की और ऐसे हालात बने कि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था कि वैष्णवी जी के इस रूप को थोड़ा बहुत कंट्रोल करे। वो मंत्री भी सहम गया। और ये अपने साथ खुशबू अडवाणी जी थे, गोपीनाथ मुंडे जी थे, ये भी दंग रह गए कि वैष्णवी जी ने ये क्या किया, लेकिन उनको पता था कि क्या हो रहा है। फाइनली इट वाज अ टफ टाइम फॉर मी, उनको कंट्रोल करना वो ये तो। लेकिन जो प्रेस गैलरी थी वो काफी अलर्ट हो गई, उनको लगा कि मंत्री ने गलती।
मैं अपने जीवन में बहुत मीडिया फेस किया है समाजी जीवन में, लेकिन जो मुंबई का वो टफ टाइम है मुझे अभी भी याद है। हम इतना नहीं थे कि फिर मेरे दिमाग में ही नहीं था कि अभी फोटो रखने और प्रेस कटिंग्स रखने, हम तो अपना कार्य से काम से काम रखते थे। लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कितने मीडिया चैनल्स, कितने प्रिंट मीडिया सिर्फ मुझे फ़ोन करे, हमें इंटरव्यू दो, हमें इंटरव्यू दो, वैष्णवी जी का इंटरव्यू दो। क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़ा नेता जो होता है ना, उसके साथ जो यंग होता है, दे कंसिडर दैट ही इज हिज सेक्रेटरी एंड एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड थ्रू हिम। तो बट लकीली क्या हुआ, फिर हम परसुएशन करते गए जी। और बाद में क्या हुआ कि वहां सत्ता बदल गई। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार जी। उस समय मनोहर जोशी वहां के चीफ मिनिस्टर हो गए और गोपीनाथ मुंडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। उनके ही कार्यकाल में फिर हमारी रिजर्वेशन का ऑर्डर निकला जी। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो उसके बाद हर कॉलेज में हमारा, हर सिटी में एक एक बच्चा, और उसके तुरंत बाद मुरली मनोहर जोशी जो थे यहाँ पर केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर थे, उनके साथ एमके काव थे सेक्रेटरी। तो मुरली मनोहर जोशी भी बड़े सिंपैथेटिक रहे और काव साहब ने फिर एक लेटर के माध्यम से सभी देश की यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की कि आप एक रास्ता खोलिए, थोड़ा कोटा। वहां पर सिर्फ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट नहीं था, इसमें मिलिटेंट विक्टिम जो था, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स का जो लड़ते हुए उसके बच्चे को भी ये जो मिलिटेंट विक्टिम था वह या विकट परिस्थिति में सिक्योरिटी जो काम करे उनके बच्चों के लिए भी था ये रिजर्वेशन। ये जो मिथ कई बार लग रहा है कि इट वाज एक्सक्लूसिव फॉर अवर कम्युनिटी ओनली, इट वाज नॉट लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां सिक्योरिटी में काम किया या विभिन्न प्रकार से काम किया, उनके लिए भी था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेट में हमारे लिए रिजर्वेशंस, और एक वक्त ऐसा आ गया कि हमारे पास इतने बचे नहीं रहे जितनी सीट्स रही। कर्नाटक में, गुजरात में, राजस्थान में, एवरीवेयर, मध्य प्रदेश, हर जगह हमें थोड़ा थोड़ा मिल गया। और ये अचीवमेंट जो थी, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी, जिसको लेकर के हमारे समाज का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बन गया। और मुझे कहीं वो बड़े बड़े जो एमएनसीज में जो काम करते हैं आजकल, यूएसए में है या कहीं है, जब उनको इन चीजों का पता चलता है तो वाकई हमारे, आई एम प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी। कई बार ऐसा फील होता है बाहर के, शायद हमारे जो यंगस्टर्स है वो रिसर्च करते हैं और वो बड़े जागरूक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन तक सही बात नहीं पहुंचती। कई लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो वो दंग रहते कि ऐसा हुआ क्या, चीजें फिल्टर करके हमने सही बात नहीं पहुंचाई, करेक्ट बात नहीं पहुंचाई। तो हम कई बार क्या होता है कि वक्ती तौर पर उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं जिससे लगे कि मेरा, बट द रियलिटी इज रियलिटी। हकीकत होती है। और उसमें ऑल स्टेट कश्मीरी पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस का कंट्रीब्यूशन, वैष्णवी जी का पर्सनल कंट्रीब्यूशन, हम सबका कंट्रीब्यूशन, जो उस वक्त सोशल एक्टिविस्ट्स रहे, अभी भी उनमें कुछ लोग बड़े अभी भी अग्रसर है, काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा समाज को सुधारने वाला काम ये उस माध्यम से हुआ। तभी हम आज देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छी जगहों पर है, एमएनसीज में है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े राइटर्स है और जर्नलिस्ट्स है। मतलब और क्या चाहिए आपके। अब इतना है कि इनको थोड़ा कनेक्ट करने की बात है, जो काम आप होगा जी बिल्कुल, और हम वही काम कर रहे हैं। पर हमें सिर्फ एक चीज बताइए, हमें वो समय बताइए जब दो वेटरन नेता आमने सामने हुए थे। वो दृश्य कैसा था जब ठाकरे साहब और सन्यासी साहब आमने सामने थे? सन्यासी साहब नहीं है, वैष्णवी, माफ कीजिएगा। यहाँ पर और एक मैं आपको पूछूं, आपसे ही पूछूं हिमाग्नि जी, डू यू बिलीव आई विल स्पीक द ट्रूथ, और जो आज बिकता है, आई डोंट सर, हमारा चैनल जो है वो बोलता है बोल्ड एंड ऑनेस्ट। आई एम क्लियर अबाउट दिस। ड्यूरिंग दैट विजिट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू मीट बाला साहब ठाकरे। ऑल्दो मेरे पर्सनल रिलेशंस अच्छे थे, पारिवारिक रिलेशन थे। अशोक पंडित जो फिल्म मेकर है, उनकी माता जी एक स्पिरिचुअल सेंट थी, उनके घर गए। अशोक जी ने एक फिल्म चलाई थी इंग्लिश में, वहां वो देखी। वहां का बॉम्बे में हमारी समाज के बारे में क्या डेटा चल रहा है उसको मैंने अपनी कॉपी पर लाया कि जब हम बात करें कहीं उसका
आगे पीछे ना हो, जी। क्योंकि लोग बड़े चतुर होते हैं, वो क्या जी। बोल रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं। जी जी। मैंने उस पर अपनी पकड़ रखी, वैष्णव जी को बोला कि यहाँ पर ये चल रहा है, इतना ही बताना है ताकि उनको भी लगे। We tried our level best that during that visit. The fact is that that could not mature. हम उस That दौर never में, happened. यस, उस दौर में बाल ठाकरे से, बाला साहब ठाकरे से नहीं मिले। Okay. I cannot speak the lie. Okay. हो सकता है उससे पहले या बाद में कभी मिले होंगे, I cannot deny. But the fact is during that visit, हमने बहुत कोशिश की. It was practically impossible to meet बाला साहब ठाकरे. जी. It was very easy to meet even Prime Minister or Chief Minister of Maharashtra. जिन लोगों से मेरा व्यक्तिगत वहां संपर्क हो गया, जो शिवसेना के करीब भी थे, उन्होंने कहा कि इट्स लाइक टू मीट ए शेर भबर. आपको 10 किलोमीटर दूर से ऐसी सिक्योरिटी है कि आपको वहां तक पहुंचने से ही कहीं दिल की धड़कनें रुक जाती है. जी. तो बड़ा प्रयास करने के बाद भी उस दौर में हम कम से कम, आई कैन नॉट स्पीक द लाइन, हम नहीं मिल पाए. उसके बाद कभी मिले होंगे, मुझे नहीं पता. आई कैन नॉट डिनाई, ट्रूथ इज ट्रूथ. आई एम नॉट द विटनेस ऑफ दैट एपिसोड के उस दौरान बाल ठाकरे से मिले और आमने सामने जो है, आई कैन नॉट स्पीक द लाइन. बट साहब, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए, और जो हमारे प्रिय लाला जी है उनके बारे में इतना कुछ बताने के लिए शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच TRN टीम, आप सबका, हिमांगी जी आपका. आप एक अच्छे मिशन पर काम कर रहे हैं. मैं चाहता हूं कि और भी लोग आप सामने लाए जिनको वैष्णव जी के बारे में या समाज के बारे में कुछ बात उनका पता हो. जी. होप वी कंटिन्यू थिंग्स. बिल्कुल बिल्कुल. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो नाइस सर. शुक्रिया. तो दर्शकों, ये थे हीरालाल भट्ट जी, जो कि हमारे प्रिय लाला जी के काफी करीब थे. आज हमने और उनके बारे में कुछ जाना कि वो कैसा व्यक्तित्व रखते थे, कितने वेटरन लीडर थे और कैसी सोच थी उनकी. आगे भी हम इस कड़ी में आपको और ऐसी पर्सनालिटीज से मिलाते रहेंगे, क्योंकि TRN की ये मुहिम है. आप सब अब जानते ही होंगे, मैं इतनी बार बोल भी चुकी हूँ कि ये पूरा महीना जो है हमारे प्रिय लाला जी को डेडिकेटेड है, और इस कड़ी के दौरान हम डिफरेंट पर्सनालिटीज से आपसे मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, ताकि हम और अपने प्रिय लीडर के बारे में जान सके. और ये मत भूलिएगा कि 24 अगस्त को उनका 98th बर्थ एनिवर्सरी है, और जो अभिनव थिएटर है वहां राइटर्स क्लब में 10:30 बजे से आने की शिरकत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे हम लाला जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. बने रहे द राइट न्यूज पे. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, जयकारा हर हर महादेव. हर हर महादेव.